हेलो बच्चों, ये तो एक बार फिर से माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सीकर। और अब अपन ने कल एक क्वेश्चन पे क्लास को ऑफ किया था कि क्वेश्चन अपने पास में ये था कि जैसे मेरे पास में 180 ग्राम जो है इसके अंदर एक गिलास है, उस गिलास में अपन को ये दे रखा है कि 180 ग्राम जो है वो वाटर है। तो 180 ग्राम वाटर यदि है तो फिर अपन से ये पूछा गया था कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वो सारी चीज़ें अपन से पूछी गई है। तो अपन को ये चीज़ पता है, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि H2O जो होता है उस एक H2O में जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने कितने होते हैं। यदि मैं एक H2O की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन के पास में एक प्रोटॉन, दो हाइड्रोजन के पास में दो प्रोटॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन के पास में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन यदि है, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके पास में 8 प्रोटॉन्स है। तो 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 तो इसके पास में हो जाएंगे प्रोटॉन एक H2O के पास में। ऐसे यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही 10 क्या हो जाएंगे इसके पास में, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन यदि न्यूट्रॉन्स की बात करें तो हाइड्रोजन एटम की यदि अपन बात करें तो क्या हाइड्रोजन एटम के पास में न्यूट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते। हाइड्रोजन एटम के पास में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल ऑक्सीजन के पास में न्यूट्रॉन्स होंगे। कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, जितने इसके पास प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन के पास में प्रोटॉन होते हैं 8, तो ऐसे ही न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 8। तो H2O के पास में यदि एक H2O की बात करें तो एक H2O के पास में प्रोटॉन तो है 10, न्यूट्रॉन है 8, इलेक्ट्रॉन है 10। तो इस तरह से कुल मिला के ये 1 H2O की बात होगी। लेकिन मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा, मुझे तो पता लगाना है कि 180 ग्राम H2O में कितने होंगे, ठीक है। तो 180 ग्राम H2O में कितने होंगे, तो पहले तो ये तो पता चले कि 180 ग्राम H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर इतना होता है। तो मुझे यदि इतना पता चल जाता है कि 180 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यदि ये मैं पता लगा लूँ तो फिर मुझे पता चल जाएगा, फिर इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपन को पता चल जाएंगे। तो पहले ये पता करो कि 180 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ H2O है, तो ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पॉइंट है थोड़ा सा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही है, या केमिस्ट्री का ही मान के चल लो कि एक 180 ग्राम H2O में यदि मुझे पता करना हो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यदि याद हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट तो कितना है 180 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 10 मोल्स। क्लियर भी। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और एक हाइड्रोजन का 1, दो का कितना हो जाएगा 2, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। तो गिवन वेट तो है 180 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 180/18 यानी कि 10 मोल्स। फिर आवोगाद्रो साहब आए थे, आवोगाद्रो ने क्या बोला था, आवोगाद्रो ने बोला था कि चाहे कुछ भी हो, यदि 1 मोल का अपने पास में मॉलिक्यूल है, 1 मोल के मॉलिक्यूल्स है, तो उस 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये होते हैं 1 मोल के अंदर। अपने पास कितने मोल है 10 मोल। तो 1 मोल H2O में इतने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 10 मोल में कितने होंगे। तो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर दूं, टोटल नंबर ऑफ H2O बात कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ H2O कितने होंगे, 1 मोल में इतने हैं तो 10 में कितने होंगे 10 × 6.023 × 10⁻23 यानी कि 6.023 × 10⁻24। ये टोटल नंबर ऑफ H2O आ गए अपने पास में, आ गए। बस अब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक H2O में इतने प्रोटॉन होते हैं, तो इतने H2O में कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की यदि मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, एक H2O में इतने प्रोटॉन्स है तो इतने में कितने होंगे 10 × 6.023 × 10⁻24 यानी कि 10 यानी कि हो जाएगा 6.023 × 10⁻24
25, इतने तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 180 ग्राम H2O में। ऐसे ही यदि मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एक H2O में इतने न्यूट्रॉन्स है, तो इतने H2O में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²4। फिर थर्ड अपन को निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, एक H2O में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये अपन बात कर लेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²4 यानी कि 6.023 इंटू 10⁻25, इतने इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर, इतना तो मैंने पूछा था क्वेश्चन में। अब इसको और आगे बढ़ा दो। और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे सपोज करो अपन से यदि ये पूछा जाए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो अपन को ये पता होता है। पहले अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। यदि अपन से ये पूछा जाए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, तो मुझे पता है कि एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, अभी पॉजिटिव चार्ज है किसके पास, तीन ही तो चीज़ें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, प्रोटॉन के पास में। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो एक प्रोटॉन का चार्ज है। अपने पास कितने प्रोटॉन हैं, इतने। क्लियर, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 6.023 इंटू 10⁻25। कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन कर लेना। ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही मुझसे पूछा जाए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो टोटल अपन से पूछा जाए नेगेटिव चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, सेम ही आना है आंसर भी। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻25, इतना इसके बाद नेगेटिव चार्ज आ गया। अपन से पूछा जाए टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एक प्रोटॉन का मास इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये तो एक प्रोटॉन का मास है। अपने पास कितने प्रोटॉन हैं, इतने। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इंटू 6.023 इंटू 10⁻25। ऐसे टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10⁻25। अपन से पूछा जाए टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो मैं बोल दूंगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये तो एक प्रोटॉन का मास है। अपने पास एक न्यूट्रॉन का मास है। अपने पास कितने न्यूट्रॉन्स है, इतने। इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24। ये इसके पास में टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अपन से केवल ये पूछा गया था, वैसे तो क्वेश्चन मैंने कल ये बताया था कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो अपन को ये पता होना चाहिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे जितने प्रोटॉन हैं उसको एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे नेगेटिव चार्ज पूछा जा सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन पूछा जा सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जा सकता है। तो ये तो अपने पास में 180 ग्राम H2 के लिए आ गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब अपन को करने का तरीका यही है, मुझसे पूछ लिया जाए 360 ग्राम H2 में क्या होगा, तो चेंज क्या हुआ है, केवल 360 ग्राम हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ H2 चेंज हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर आ जाएगा। अब H2 की जगह मान लो HCl दे दिया। तो करने का तरीका यही है, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं है। अब पैटर्न तो कैसा भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन का, केवल H2 ही दे दिया कि हाइड्रोजन गैस है और कुछ नहीं दिया। तो फिर अपन कैसे करेंगे, करने का तरीका वही है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, फिर एक में जितने होते हैं उतने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की चीज़ें अपन को याद होनी चाहिए कि किसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, किसका एटॉमिक मास कितना होता है, किसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, किसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
तो प्रोटॉन के लिए तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को छोड़ के यदि अपन हाइड्रोजन को बात करें तो हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी सबके पास में न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यदि हाइड्रोजन आता है तो वहाँ पे अपन न्यूट्रॉन को स्किप कर सकते हैं। बाकी जितने भी एटम्स आएंगे सब में न्यूट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अपन को पता होने चाहिए कि कौन से एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। क्लियर। तो ये तो अपने पास में ये वाला क्वेश्चन हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। अब जैसे मान लो एक अपन ने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन किया था, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन पे भी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो मुझसे पूछा जाए कि क्वेश्चन अपना ये है, मैं एक दो तीन क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे अपन से पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो 4 × 10⁻⁻16 कूलाम चार्ज है, ये पॉसिबल है या नहीं है। एक अपन से पूछ लिया जाए मान लो 3 × 10⁻24 कूलाम चार्ज वो पॉसिबल है या नहीं है। दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। चार्ज का पॉसिबल होना या नहीं होना कैसे पता चलता है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन से अपन निकालते हैं कि जिसमें स्मॉल एन की वैल्यू जो है वो स्मॉल एन की वैल्यू यदि पॉइंट्स में आ जाती है तब तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, और पॉइंट्स में नहीं आती है तो वो चार्ज पॉसिबल हो जाएगा। तो पहले अपन स्मॉल एन की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला अपने पास ये था Q = NE, Q की वैल्यू 4 × 10⁻16 = N × E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। तो N कितना आ जाएगा 4/1.6 इंटू, क्लियर, -16 -19, यहाँ बचेगा माइनस का 3 नीचे जाएगा, इधर से नीचे चला जाएगा, -3 नीचे जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। या फिर मैं इसको यूँ लिख लूँ ताकि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ चीज़ समझ में आए। N = आ जाएगा 4/1.6, 4/1.6 40/16, 40/16 मतलब 20/8, 20/8 मतलब 10/4, 10/4 मतलब 10/4 मतलब 10, अरे सॉरी मैं ही थोड़ा करूँगा, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब 2.5। तो n की वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 10⁻³ अब कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये पॉसिबल है, n की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, पॉसिबल है कि नहीं है। ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, मोस्टली का आंसर होता है कि n की वैल्यू पॉइंट्स में आ गई है, चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन आगे देखो पावर भी आ रही है, क्या ये पावर इस पॉइंट को हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट को यदि मैं हटाऊंगा तो 2500, 2500 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। 2500 इलेक्ट्रॉन यदि निकले हैं तो वो निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2500 तो निकल ही सकते हैं। इंटीजर्स में है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। इसको देखो, इसको यदि देखते हैं तो वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे Q = NE। Q की वैल्यू तो कितनी है 3 × 10⁻24, N × 1.6 × 10⁻19। N कितना हो जाएगा 3/1.6 इंटू -24 -19, -24 -19 कितना बचेगा, ऊपर ही बचेगा, माइनस का कितना 5। अब ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया, 30/16, 30/16 का मतलब 15/8, 15/8 का मतलब 15/8 × 10 का कुछ भी आ जाए, पूरा भी चला जाता। यदि 16 भी होता, मान लो ये 16 हो जाता तो भी 10⁻⁻5 है तो पॉइंट्स में आंसर आता, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कितना आएगा 1.7 बचेगा, 7 8 6 बचेगा 7 × 10⁻5। N = आएगा 0.1234187। क्या चार्ज पॉसिबल है, नहीं है भाई, पॉइंट्स में आ गया, पॉइंट्स में आने का मतलब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही देखना है, वैल्यूज़ तुम्हें कुछ भी मिल सकती है, वैल्यूज़ मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस करना अपन को ऐसे ही है, n की वैल्यू निकाल के देखनी है, लास्ट तक सोल्व करना है। क्या पावर भी पॉइंट को रिमूव कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी दिमाग लगा लेना, क्योंकि पावर भी यदि रिमूव कर रही है तो उस कंडीशन में वो चार्ज पॉसिबल हो जाएगा, और नहीं तो पॉइंट्स में यदि आता है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अभी तक जितना भी अपन ने पढ़ा है उन सब के ऊपर के क्वेश्चंस इतने ही हैं, यही क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने वो करवा ही दिया था आप लोगों को कि 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकलने पे आता है, तो वो अपन ने देखा था, उसकी वैल्यू याद रखनी है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकलते हैं तब जाके 1 कूलाम चार्ज है वो किसी बॉडी के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया सारी चीज़ें। अब
हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है उसको अपन नाम देते हैं कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे थे उनमें कोई खास चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेन जो चैप्टर शुरू होगा वो यहीं से शुरू होगा, कुलाम्स लॉ से ही। और पूरा जो फर्स्ट फिजिक्स है वो मान लो इस कुलाम्स लॉ के ही आगे पीछे घूमती रहेगी। हर टॉपिक के अंदर कुलाम्स लॉ जो है वो अपना काम आता ही रहेगा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, ढंग से समझते हुए चलते हैं। जैसे कुलाम ने बताया था कि जैसे मेरे पास में दो चार्ज हैं, ठीक है, एक ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अपन पहले भी देख चुके हैं कि यदि अपोजिट नेचर के चार्जेज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और सेम नेचर के चार्जेज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये चीज़ अपन पहले भी देख चुके हैं। तो वो फोर्स लगेगा तो सही, लेकिन वो कितना फोर्स लगेगा वो किसने बताया था? कुलाम्स ने, ठीक है। तो कुलाम लॉ से अपन पता ये करते हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स कितना फोर्स लगेगा, वो कुलाम लॉ बताता है। लेकिन कुलाम लॉ पढ़ने से पहले कुछ कंडीशंस इसने बताई थी कुलाम लॉ से। और कंडीशंस क्या क्या है वो चीज़ समझो कि इसने सबसे पहले तो ये बताया कि जो चार्ज होने चाहिए, कुलाम लॉ तभी अप्लाई होगा कि जब चार्ज होंगे वो कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज की फॉर्म में होने चाहिए। यदि चार्ज पॉइंट चार्ज की फॉर्म में है तभी कुलाम्स लॉ अप्लाई हो सकता है, नहीं तो कुलाम लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। अब पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि बॉडी पॉइंट फॉर्म में हो। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि इनके ऊपर चार्ज है तो ये भी एज ए पॉइंट चार्ज काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? मेन चीज़ वो है, जैसे मान लो मैं यदि इस बॉडी को यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मान लो इस चार्ज के कारण मुझे इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी या फोर्स पता करना है, तो क्या होगा? जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन मैं यदि इसकी डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँ, इंक्रीज करता जाऊँ, तो इसकी साइज थोड़ी छोटी होती जाती है। एक्चुअल में छोटी नहीं होती, लेकिन अपन को ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ऐसा फील होगा कि इसकी साइज जो छोटी होती जाएगी और बहुत डिस्टेंस पे जाके ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपन को एज ए पॉइंट फॉर्म दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं कोई भी जिस पॉइंट पे मुझे पता करना है या इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं और इतनी डिस्टेंस हो जाए कि वो डिस्टेंस की वैल्यू इस ऑब्जेक्ट की खुद की साइज के कंपैरिजन में यदि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में ये जो चार्जेज है ये एज ए पॉइंट चार्ज काम करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन ताजमहल को देखते हैं तो जैसे दूर से देखते हैं तो ताजमहल थोड़ा छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे पास में जाते जाते हैं वो ताजमहल अपन को बड़ा दिखाई देने लग जाता है। ऐसा अपन किसी बिल्डिंग के साथ में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग की साइज है ताजमहल खुद बढ़ने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है अपन जैसे जैसे पास में जाते जाएंगे, इसको अपन बोलते हैं एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो अपन आगे पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स के अंदर आता है वैसे वो। तो जैसे जैसे अपन पास में जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी साइज अपन को बड़ी दिखाई देने लग जाएगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी साइज उतनी ही है, ठीक है। तो ऐसे ही यदि बहुत दूर से देखेंगे तो ताजमहल भी एक पॉइंट की फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में ताजमहल के ऊपर भी यदि कोई चार्ज होगा तो उसको अपन पॉइंट चार्ज की फॉर्म में मान सकते हैं, ठीक है। उसकी साइज बहुत बड़ी हो सकती है, उससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन उसकी साइज के कंपैरिजन में यदि उस डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे अपन को वो साइज एज ए पॉइंट चार्ज या पॉइंट फॉर्म में दिखाई देने लग जाती है, तो उस कंडीशन में अपन उसको पॉइंट चार्ज की फॉर्म में मान सकते हैं। तो कुलाम लॉ जो अप्लाई होता है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज की फॉर्म पर ही अप्लाई होता है। यदि चार्ज पॉइंट फॉर्मेट में नहीं है तो पहले उसको पॉइंट फॉर्मेट पर तोड़ा जाता है और उसके बाद में वहाँ पर कुलाम्स लॉ अप्लाई किया जाता है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक रिंग है, ठीक है, ये अपन एक रिंग मान ली। इस रिंग के ऊपर मान लो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज मैंने मान लिया। ये रिंग का सेंटर है और ये इसकी एक्सिस है। मुझे इस पॉइंट के ऊपर मान लो कोई Q चार्ज रखा होगा, उसके ऊपर मुझे फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि इस चार्ज पे इस रिंग के कारण कितना फोर्स लगेगा। कितना लगेगा वो तो अपन बाद में निकालेंगे, लेकिन निकालने के लिए तो मुझे कुलाम्स लॉ अप्लाई करना है। तो अब यहाँ से देखो, इस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में इस चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज की फॉर्म में नहीं मान सकते। तो अब इसको पॉइंट चार्ज की फॉर्म में मानने के लिए, कुलाम्स लॉ अप्लाई करने के लिए मुझे इस चार्ज को पॉइंट फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इस रिंग के ऊपर मैं स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगा। इतना स्मॉल पार्ट लूँगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे एक पॉइंट की फॉर्म में दिखाई देने लग जाए, तो उस कंडीशन में इस DQ चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज की फॉर्म में मान सकते हैं। सेम इसका एक और एग्जांपल है, जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, उस स्ट्रेट वायर के कारण मुझे इससे r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी या मान लो फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, वही इस वायर को क्या कर दूंगा, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा
और उससे मुझे क्या लगेगा कि ये जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट है या इसकी साइज़ जो बहुत कम है, तो अब मैं इसको एक पॉइंट फॉर्म में मान सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं और डी क्यू मानता जाऊँगा और नेट टोटल यहाँ पे कर दूंगा, तो मुझे टोटल फोर्स पता चल जाएगा। वो अलग तरीका, वो अपन देख लेंगे। कुल मिला के कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए अपन को करना क्या है, इन सारे के सारे चार्जेस को क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में तोड़ना है। यदि मैं पॉइंट फॉर्म में तोड़ूंगा तभी ये कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, नहीं तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कूलम्ब्स लॉ तभी अप्लाई करना है जब चार्ज कैसा हो, पॉइंट फॉर्मेट में हो। और यदि पॉइंट फॉर्मेट में नहीं है तो उसको अपन इस तरह से पॉइंट फॉर्मेट में तोड़ देंगे, और पॉइंट फॉर्मेट में तोड़ने के बाद में अपन उस पर क्या निकालेंगे, एक तरह से नेट चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये अपने पास में ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। अब देखो इसके अंदर, एक मिनट कॉल ले लो यार। हेलो। तो अब अपनी एक चीज़ ये क्लियर हो गई कि कूलम्ब लॉ जो है वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज की फॉर्मेट में ही अप्लाई होगा, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब इसका मतलब ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास में एक ये Q1 चार्ज है और एक ही Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि स्मॉल r है, तो अब मुझे पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, यदि ये पॉजिटिव है तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये इस पर एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे ऐसे। अपोजिट नेचर के हैं तब तो ऐसे फोर्स लगेगा, सेम नेचर के हैं तो ऐसे फोर्स लगेगा। तो सेकंड पॉइंट इसका ये आता है कि जो फोर्स लगता है वो फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है। इसका मतलब इस पे यदि फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है। इसको यदि मैं F12 नाम दे दूं तो इसको मैं नाम दूंगा F21। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, जो पहले आता है उस पे लगता है, जो बाद में आता है वो लगाता है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। क्लियर? तो इस तरह से इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, अपन आगे देख लेंगे। तो कुल मिला के अपन को पहले ये देखना है कि जो लगने वाला फोर्स है वो होगा कितना। तो कूलम्ब ने क्या बोला था कि दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स यदि F है, ठीक है, तो F जो है वो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड वर्ड काम में लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि ये चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अपन को प्लस में लेना है, ये चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, अपन को प्लस में लेके चलना है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमेशा प्लस में ही लेनी होती है। तो फोर्स जो होगा वो दोनों चार्जेस को मिलाने वाले दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इन्वर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यदि r है तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स जो है वो इस तरह से डिपेंड करता है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं चार्ज को, किसी भी एक चार्ज को डबल कर दूं तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, दोनों चार्जेस को डबल कर दूं तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, दोनों चार्जेस को हाफ कर दूं तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। ऐसे डिस्टेंस को यदि डबल कर दूं तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, डिस्टेंस को यदि हाफ कर दूं तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस के ऊपर फोर्स की वैल्यू जो डिपेंड करती है। इन दोनों को जब कंबाइंड रूप से लिखा जाता है तो F डायरेक्टली अपने पास में ही आता है Q1 Q2 अपॉन r²। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट जो होता है उसको अपन K बोलते हैं, और ये आता है K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे K जो है इसको बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो K को बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब इस कूलम्ब्स कांस्टेंट का ही आगे का सारा खेल है कि कूलम्ब्स कांस्टेंट जो है वो क्या क्या गुल खिला सकता है। ये मान लो कि कूलम्ब कांस्टेंट क्या क्या गुल खिलाएगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। मेनली अपने पास में फोर्स का फॉर्मूला जो आया है वो आया है K Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ पे K जो है इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब ये K जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर? एक तो ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम जो है वो मीडियम कैसा है, वो मीडियम एयर है या वैक्यूम है या वाटर है या मान लो कोई ग्लास स्लैब है या कोई मेटल स्लैब है, कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है एक तो K की वैल्यू, और दूसरा K जो है वो डिपेंड करता है यूनिट सिस्टम के ऊपर कि अपन जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो कौन से यूनिट सिस्टम के अंदर पुट कर रहे हैं। इन दो चीज़ों के ऊपर ये जो K है वो डिपेंड करता है। तो अपन इनको देख लेते हैं कैसे कैसे K डिपेंड करता है, कैसे कैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है। थोड़ा सा ढंग से समझते हुए चलना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं। K जो है वो मैंने मान लिया, एक बार तो मैं इसको ले रहा हूँ MKS यूनिट सिस्टम के अंदर और एक बार मैं इसको ले रहा हूँ
CGS यूनिट सिस्टम के अंदर, ठीक है। MKS यूनिट सिस्टम में भी K जो है वो मैं दो तरीके से ले रहा हूँ। एक बार तो मैं तब ले रहा हूँ जब दोनों चार्जेस के बीच में एयर हो या फिर वैक्यूम हो, और दूसरा मैं ले रहा हूँ जब दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम हो। तो क्या होगा, ठीक है। अपन ने मान लिया कि दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम है। ऐसे ही CGS में भी अपन ये बात कर लेंगे कि CGS में भी पहले तो या तो एयर हो या फिर वैक्यूम हो, और दूसरा मैंने मान लिया कि दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, मीडियम हो। फिलहाल अपन जो मीडियम मान रहे हो कंप्लीट मीडियम है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट ओ लगा देता हूँ। कंप्लीट और पार्शियली का मतलब ही पता चल जाएगा कि उसमें क्या होना है, ठीक है। ये कंप्लीट मीडियम है। तो जब K अपन एयर या वैक्यूम की बात करेंगे तो उस कंडीशन में K जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एयर या वैक्यूम के केस में है। तो जब K एयर या वैक्यूम के केस में इतना है तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी एयर या वैक्यूम के केस में, मैं इसमें इसको FA से डिनोट कर दिया। FA का मतलब F एयर, ठीक है, एयर के बीच, एयर की प्रेजेंस में लगने वाला फोर्स। तो वो हो जाएगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। K की जगह अपन पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एयर के केस में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये एयर के केस में है। अब यदि मैं बात करूं, यदि दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीट मीडियम आ गया तो मीडियम के केस में जो K होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इस कंडीशन में K की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो फोर्स की जो वैल्यू होगी मीडियम के केस में, यदि अपन मीडियम के केस में फोर्स की बात करेंगे तो वो आ जाएगा Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये मीडियम के केस में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। अब यहाँ से देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर सकता हूँ। Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर को अपन क्या बोल सकते हैं, F एयर। तो मीडियम के केस में जो फोर्स हो जाएगा F मीडियम, वो अपन बोल सकते हैं F एयर अपॉन एप्सिलॉन R, या फिर एप्सिलॉन R का फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास में F एयर अपॉन F मीडियम। ये जो एप्सिलॉन R है, इस एप्सिलॉन R को तो नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट जो है, मैं यहाँ पे इसके नाम लिख रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको तो अपन नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और एप्सिलॉन R जो है इसको नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको एक और नाम दे दिया अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो, इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास में आ गया, जिसको अपन एप्सिलॉन R बोल रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो यहाँ से यदि मैं इसकी एप्सिलॉन R की यूनिट निकालना चाहूँ तो एप्सिलॉन R की यूनिट क्या होगी, F/F। तो F/F है, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है, एक तरह से यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस है तो क्या साथ में क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यूनिट लेस भी है और साथ के साथ में क्या है, डायमेंशन लेस भी है। ना तो इसकी कोई यूनिट होगी ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। और यदि अपन एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो पहले तो K की यूनिट देखो अपन कैसे लेकर आए। K की वैल्यू तो है 9 × 10⁹, ये याद रखनी है, इसमें कोई रटने वाली समझने वाली चीज़ नहीं है। यूनिट कैसे निकल के आई, यूनिट अपन यहाँ से निकालेंगे। K की कैसे निकालोगे, K की यदि यूनिट निकालोगे तो R स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, Q1 Q2 नीचे चला जाएगा। तो K का फॉर्मूला जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F तो है फोर्स मतलब न्यूटन, R है मीटर स्क्वायर, और Q चार्ज है, ये की चार्ज है कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट तो निकल के आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊंगा तो K हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई K। 4 पाई की यूनिट होती नहीं है, K की जो यूनिट होगी उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा उसकी वैल्यू भी याद रखनी है 8.85 × 10⁻12, और K की जो यूनिट आई है उसकी उल्टी कर दो, वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाएगी, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। तो ठीक है, तो ये यहाँ तक की चीज़ें हो गई। ये अपन ने MKS की बात कर ली
कि जब अपन एमकेएस यूनिट सिस्टम में बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, बाकी हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सीजीएस में कभी पूछा नहीं गया है फिलहाल, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं सीजीएस में क्या होना है। सीजीएस में कुछ नहीं होना, एयर या वैक्यूम यदि आता है तो के की वैल्यू हो जाती है 1, बस सीधे सीधे याद रखनी है। और न्यूटन की जगह तो क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुलाम की जगह सीजीएस यूनिट कौन सी होती है इसकी, स्टेट कुलाम, तो ये हो जाएगा स्टेट कुलाम का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा एयर या वैक्यूम के केस में वो तो हो जाएगा अपने पास में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये सीजीएस में है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला ये था कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1 हो गई तो फोर्स बचा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर जब एयर या वैक्यूम हो और यदि कंप्लीट मीडियम होगा तो के कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो उस कंडीशन में मीडियम के केस में जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये मीडियम के केस में फोर्स का फॉर्मूला बनेगा जब कंप्लीट मीडियम अपने सामने होगा उस कंडीशन में। तो ये अपने पास में अभी तक की जो वैल्यूज आई है इसमें अपन ने बोला है, फिर से देख लो, अच्छी चीज़ें हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बन रहे हैं कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मेन फॉर्मूला अपना बना। फिर अपन ने बोला के दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम और यूनिट सिस्टम। अपन ने सब पे डिपेंडेंसी देख ली किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो अपन ने पहले बोला यूनिट सिस्टम में एमकेएस लिया और दूसरा लिया सीजीएस। एमकेएस में बोला एयर या वैक्यूम हो तो क्या होगा, कंप्लीट मीडियम हो दोनों चार्जेस के बीच में तो क्या होगा, एयर या वैक्यूम होगी तो के होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और कंप्लीट मीडियम है तो के हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और फॉर्मूला ये हो जाएगा। और अपने पास में एप्सिलॉन आर की जो फॉर्मूला निकलेगा वो बनेगा एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डिवाइड बाय फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला निकल के आता है। और सीजीएस में बात करेंगे तो एयर या वैक्यूम के केस में ऐसा होगा, कंप्लीट मीडियम होगा तो ऐसा होगा। हालांकि सीजीएस में कभी पूछा नहीं गया, जो भी फॉर्मूले हैं वो मेन अपने ये वाले फॉर्मूले हैं। ये तो तब है जब अपन बोल रहे हैं कि यदि मीडियम है तो दोनों चार्जेस के बीच में कंप्लीट मीडियम है। ठीक है, कंप्लीट मीडियम का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों चार्जेस के बीच में अपन ने कंप्लीटली ही मीडियम ले रखा है, ये कंप्लीट मीडियम का मतलब होगा। ठीक है, और जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो कितनी है, एप्सिलॉन आर, तो उस केस में तो फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा। अब मैं बोलूँ यदि मीडियम पार्शियली हो, यदि मीडियम जो है वो कंप्लीटली ना होकर पार्शियली मीडियम यदि आ जाता है तो पार्शियली मीडियम होगा तो क्या होगा, पार्शियली का मतलब जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों चार्जेस के बीच में अपन ने इतना ही मीडियम लिया है, बस यही, और इसकी थिकनेस मैंने मान ली T है, और इसकी रिलेटिव परमिटिविटी मैंने मान लिया एप्सिलॉन आर है, और दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो अपन ने मान लिया स्मॉल आर है। तो अब जो फोर्स होगा दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला पार्शियली मीडियम के केस में, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है। फॉर्मूला ये होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर, टी रूट एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आता है जब दोनों चार्जेस के बीच में पार्शियली मीडियम हो। अब ये जो फॉर्मूला, ये रामबाण फॉर्मूला है, इसी से बाकी के फॉर्मूले बने यदि सही से देखो तो। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने बोला था कि कंप्लीटली एयर हो या वैक्यूम हो, तो फॉर्मूला ये बनना चाहिए। और कंप्लीटली एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू यदि अपन बात करें एयर के लिए या वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 1। यदि अपन मान लो मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है 80, कई जगह 81 भी मिल सकती है। यदि अपन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। ठीक है, यदि मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास के लिए इसकी वैल्यू वेरी करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है 5 to 10। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये अपना रामबाण फॉर्मूला कैसे हुआ। मान लो मीडियम है ही नहीं, मीडियम नहीं है तो कौन सी कंडीशन आ गई है, तो एयर आ गया, वैक्यूम आ गया। तो मीडियम नहीं है तो थिकनेस कितनी हो गई 0, और एप्सिलॉन आर कितना हो गया 1। ठीक है, तो टी तो कितना हो गया 0 और एप्सिलॉन आर कितना हो गया 1। ये 0, ये 0, ये पूरा 0, आर का स्क्वायर बचेगा तो Q1 Q2 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। यदि कंप्लीट मीडियम आ जाए, यानी कि ये वाली कंडीशन हो जाए, तो यदि कंप्लीट मीडियम चला गया तो T किसके इक्वल हो जाएगा R के। तो T जैसे ही R के इक्वल होगा तो R से R कैंसिल, R माइनस R 0, और यहाँ बचेगा R रूट एप्सिलॉन R का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R, R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो ये अपने पास में फॉर्मूले बनेंगे। तो ये कूलम्ब्स लॉ है पूरा, मेनली इसके अंदर फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखना है। मेनली कौन कौन से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब एयर या वैक्यूम होगी तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और K की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यदि कंप्लीट मीडियम है तो फॉर्मूला ये बनेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर या फिर एफ एयर अपॉन एप्सिलॉन आर, और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो होती है एफ एयर अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट को अपन बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, और एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ से देखो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर इसको यूनिटलेस और डायमेंशनलेस भी बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में कूलम्ब्स लॉ की पूरी प्रोसेस है। अब इसमें देखो क्वेश्चंस जो आते हैं, अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कैसे आ गया, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि मेरे पास में दो चार्ज थे, समझना क्वेश्चन को, मेरे पास में दो चार्जेस थे Q1 Q2, अभी इन दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा था, ठीक है। मैंने इन दोनों को उठा के पानी में डाल दिया ऐसे कैसे, ठीक है, पानी में डिप कर दिया। तो पानी में डिप कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहले फोर्स लग रहा था F, जब एयर या वैक्यूम थे उस कंडीशन में फोर्स F लग रहा था। जैसे वाटर के अंदर डिप किया तो फोर्स फॉर्मूला ही लग जाएगा वाटर के अंदर डिप करते। तो पहले एयर के केस में फोर्स F लग रहा था, वाटर के केस में एप्सिलॉन आर कितना होता है 80। तो मीडियम के केस में यानी वाटर के केस में फोर्स कितना हो जाएगा F/80, यानी कि फोर्स कम हुआ कि बढ़ा, फोर्स कम हो गया। फोर्स कम होने का मतलब यदि दोनों चार्जेस के बीच में यदि मीडियम लगा दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में मैंने कंप्लीटली मेटल डाल दिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई मेरे पास में कॉपर होगा, मैंने दोनों चार्जेस को कॉपर की रॉड से जोड़ दिया, ठीक है। तो कॉपर की रॉड से जोड़ दिया तो कॉपर के लिए एप्सिलॉन आर कितना होगा, मेटल्स के लिए कितना होता है इन्फिनिटी। तो जैसे एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी पुट करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। यानी कि दोनों चार्जेस के बीच में यदि मेटल्स की मीडियम डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। कुल मिला के मैक्सिमम फोर्स कब लग रहा है, यदि समझ में आ रही हो तो मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब एयर या वैक्यूम हो, ठीक है। उसके बाद तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज ही होती जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एयर या वैक्यूम के केस में होती है 1, उससे कम तो नहीं होती, बाकी तो उससे ज़्यादा ही होगी। उससे ज़्यादा ही होगी तो फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो भी कम होती जाएगी। तो ये अपने पास में आता है कूलम्ब्स लॉ पूरा। तो इसमें मेनली अपने फॉर्मूले ध्यान रखने और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब मान लो एक क्वेश्चन इसके अंदर ये आ गया, जैसे मान लो ये चार्ज 2 कूलम्ब था, ये 4 कूलम्ब था। अब मैंने दोनों चार्जेस को बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया और चार्जेस की वैल्यू को मान लो चार्जेस को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों के बीच में मान लो लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी, तो पहले फोर्स कितना था K × 2 × 4/1 का स्क्वायर। अब मैंने बोला मैंने चार्ज को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। तो सेकंड केस में F' K तो ऐसे कैसे, चार्ज को डबल किया तो 2 का तो कितना हो जाएगा 4, 4 का कितना हो जाएगा 8, और डिस्टेंस को डबल 1 का कितना किया 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा 8K। यहाँ पे कितना आया था 8K, यानी कि फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया। यानी कि मैं यदि चार्ज को बस इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कभी 1 को डबल कर देगा, कभी 2 को डबल कर देगा, कभी 4 को डबल कर देगा, कभी लेंथ को हाफ कर देगा, लेंथ को 1/4 2/4 कुछ भी किया जा सकता है भाई। फॉर्मूले क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही ध्यान रखना है। तो ये अपना कूलम्ब्स लॉ पूरा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो उसको भी फिर अपन कल देखेंगे। तब तक अपने पढ़ते रहो, मज़े करते रहो।